हाय बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत दिन के बाद हम लगभग 10 रोज के बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम बताए थे कि पिछली वीडियो में विद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है वो 3 स्थिति में होती है, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में और तीसरा किसी भी स्थिति में। तो हम लोग ना अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग दूसरा लेकर आ रहे हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का दूसरा नाम होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या व्यंजक आता है, क्या फॉर्मूला आता है और उस फॉर्मूले को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। जो भी फॉर्मूला आएगा बहुत ही आसान वे में आएगा, बहुत मस्त तरीके में आएगा, ठीक है ना, सिंपल वे में रहेगा जिसको आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। गौर से देखिएगा। अब मान लेते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। मान लेते हैं कि एक कोई डायपोल है, मान लीजिए यह क्या है, कोई डायपोल है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। डायपोल क्या होता है नहीं होता ये सब हम पहले जिक्र कर चुके हैं। और दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ये सारी बात पिछले वीडियो में भी बोले हुए हैं। इसके मध्य बिंदु O से, मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट A है। कोई पॉइंट क्या है, A है, ठीक है। जहाँ पे हमको क्या निकालनी है, R डिस्टेंस पे है, जहाँ पे अपने को क्या निकालनी है, इस डायपोल के द्वारा यहाँ पे कितनी तीव्रता लगेगी वो निकालनी है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे इस पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति में। यहाँ पे हम लोग निकाले थे जिसका मैग्नीट्यूड था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन r3, ठीक है ना। इसी प्रकार का हम लोग कुछ देखे थे, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3, इस प्रकार का हम लोग देखे थे, जहाँ पे p इक्वल टू डायपोल मोमेंट था, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है नहीं आता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो इस पॉइंट पे आप मान लेना कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज है। कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज। जिस भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी रहे तो आप वहाँ पे क्या मान लेना, वहाँ पे एक +1 चार्ज है, यूनिट चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है। अब बोलो भैया ये वाला ना इस पे कैसा इंटेंसिटी लगा रहा होगा, आकर्षण वाला या प्रतिकर्षण वाला, 100% प्रतिकर्षण वाला। और इंटेंसिटी जो लगती है दोनों को मिलाने वाली, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के क्या लगती है, एलोंग लगती है, ठीक है। प्लस क्यू के द्वारा हम मान लेते हैं E1 इंटेंसिटी लगती है, ठीक है। अब माइनस क्यू के द्वारा जो इंटेंसिटी लग रही होगी वो क्या लग रही होगी, आकर्षण वाली या प्रतिकर्षण वाली, 100% अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी। मान लेते ये क्या लगती है, E2 लग रही है इधर की ओर, ठीक है। देखो भैया यहाँ से यहाँ तक 2L डिस्टेंस, मिड पॉइंट O से लेके जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस L, ये भी डिस्टेंस L, और ये कितना है R। देन दिस इज इक्वेटोरियल, मतलब ये ना इस पे लंबवत है, मतलब कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, है कि नहीं। तो अब आप गौर से देखो, ये L, ये भी L है कि नहीं है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये R है। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। कैसे, आप हाइपोटेनस निकाल लो, इसका क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण होता है ना L² प्लस R², ये भी क्या हो जाएगा L² प्लस R², ये साइड। तो देखो तो ये कैसा ट्रायंगल लग रहा है। ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज भी है, यदि साइड्स इक्वल होते हैं तो साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब यदि साइड्स इक्वल, यदि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में जी नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम ना इमेजनरी एक्सिस बना लेते हैं, इसको ना तोड़ना है। ये इसके पैरेलल यहाँ पे हम इमेजनरी एक्सिस खींच लिए, एक लाइन खींच लिए, ठीक। और ये ना एक तिर्यक छेदी रेखा है, 9th क्लास का थ्योरम आप यदि याद करो तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ना एक थर्ड लाइन इसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। यदि यह एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। आप लोग देखे होंगे, ठीक। अब ध्यान से देखें, अब इस E1 को यदि हम कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं,
ठीक है, अब ना हम दूसरे मार्कर का यूज कर लेते हैं। E1 को यदि कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो जिसके साथ ना एंगल बनाता है उधर की ओर क्या कंपोनेंट तोड़ते हैं हम लोग, E1 cos थीटा। ठीक है, और E1 का ऊपर जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, अब ऊपर वाला मिटा लें, ठीक है, ऊपर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा, है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट ना ही x की ओर लग रहा है ना ही y की ओर लग रहा है, जिसको हम दो में तोड़ लिए, x की ओर भी तोड़ लिए और y की ओर भी तोड़ लिए। E2 को भी आप ना उसी तरह से तोड़ सकते हो, इधर की ओर जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा, क्योंकि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिस एक्सिस के साथ वेक्टर ना एंगल बना रहा हो तो उसमें ना cos लगा के कंपोनेंट तोड़ते हैं, और जिस एक्सिस के साथ वो एंगल नहीं बना रहा होता तो उसमें साइन लगा के, और इधर की ओर क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। ठीक है भाई, गौर से देखो, अपने को ना पॉइंट ए पे ना टोटल इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, एक बात को अब समझना है, यहाँ पे पॉइंट ए पे क्या निकालनी है, टोटल इंटेंसिटी। पॉइंट ए पे प्लस क्यू के द्वारा भी लग रहा है और माइनस क्यू के द्वारा भी लग रहा है, E1 लग रहा है और E2 लग रहा था, वो कुछ ना कुछ एंगल से लग रहा था। ठीक है, तो हम ना उस E1 को कंपोनेंट में तोड़ के E1 साइन और E2 साइन ले आए, E1 कॉस और E2 कॉस ले आए। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पॉइंट ए पे मेन पॉइंट यही है इस डायग्राम में, पॉइंट ए पे कुल तीव्रता, यदि तीव्रता बोल रहे हैं ना तो भावनाओं को समझना है, इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पॉइंट ए पे कुल तीव्रता E बराबर, आप ना ऐसे लिख सकते हो, कौन कौन लग रहा है वहाँ पे लग रहा है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा एंड माइनस प्लस E2 sin थीटा। अब आप ध्यान से देखो भैया, हो क्या रहा है यहाँ पे, E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। यदि इस सब को एक्सिस मान रहे तो ये x, ये माइनस x, ये y और ये माइनस y, तो दोनों ना आपको सेम एक्सिस की ओर नजर आ रहा है, दिख रहा है ना, मतलब E1 भी प्लस होगा और E2 भी क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, E1 sin थीटा ये किधर की ओर है, ऊपर की ओर है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो ये ना प्लस में है, ये भैया सही है। अब ध्यान से देखो, E2 sin थीटा किधर की ओर, नीचे की ओर, तो ये जो हम प्लस लिखे हैं ये क्या है, गलत है, ये किस में आ जाएगा, माइनस में, क्या आ जाएगा, E2 sin थीटा। पहले हम जान के गलत लिखे थे, जो कि आप लोग अच्छे से समझ ले, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखें, यदि आप प्लस क्यू के द्वारा इंटेंसिटी निकालें और माइनस क्यू के द्वारा इंटेंसिटी निकालें, ठीक है ना, निकाल के ही दिखाते हैं। ठीक, तो प्लस क्यू के द्वारा इंटेंसिटी कितना है, E1 आप निकालें, E1 का कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, R का वैल्यू कितना है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर I स्क्वायर। ठीक है, एंड E2 का वैल्यू निकालें, KQ अपॉन रूट अंडर वही है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं ना कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अरे हाँ या ना, E1 और E2 नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे यदि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, चूंकि E1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो आप इस दोनों को कैंसिल कर सकते हैं आराम से, हाँ या ना, हो सकता है, हो क्यों सकता है, होना ही है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो आप लिख सकते हैं कि E इजकल टू कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। कोई दिक्कत है जी नहीं, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो बक्का वाला स्टाइल में लिख लेते हैं। पहले कितना हो जाएगा इसका, KQ अपॉन R स्क्वायर, R का वैल्यू कितना है, वही रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस। आप ना दोनों से ना cos थीटा कॉमन ले लो, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, KQ अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हम ना cos थीटा दोनों से क्या किए, यहाँ पे कॉमन ले लिए। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट खट्टे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, E इजकल टू, ठीक है, KQ
इस तरह से अच्छे से पहले इसको फ्रेश करके लिख लो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू वट कॉस थीटा। दोनों तो भैया सेम सेम है, एलसीएम भी लेगो क्या हो जाएगा 2k³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या कॉस थीटा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कॉस थीटा नया टर्म आ रहा है, इसको ना हटाना है, इसका वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि ये थीटा है, सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, नीचे वाला आधार, ऊपर वाला कर्ण, दोनों ट्रायंगल सेम सेम है। आप यहाँ से ना वैल्यू निकाल सकते हो कॉस थीटा का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चूंकि कॉस थीटा इजकल टू कितना, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आधार कितना है एल, ठीक है, कर्ण कितना है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब ना इस कॉस थीटा का वैल्यू ना हम इसमें रख देते हैं, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 2k³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू एल अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कुछ भी लिखो एल। ठीक, अब ध्यान से देखें, ई इजकल टू 2k/QL, ठीक है ना, 2k/QL अपॉन यहाँ पे पावर का कितना मतलब होता है, पावर का मतलब होता है रूट, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, 1/2 पावर, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो पावर कितना 1 है। दोनों देखो भैया सेम सेम है, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो आपने इसको ऐसे लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। E इजकल टू इसे लिखते हैं 2QL इंटू के अपॉन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी 3/2। और जानते हो कि 2QL बराबर क्या होता है, डायपोल मोमेंट P, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो E इजकल टू कितना हो गया PK या KP, ऐसे लिखते हैं KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगला स्टेप, इफ़ R जो है ना वो L के डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो जाए, ये जो R है वो इस L के डिस्टेंस से क्या है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि इसके सामने इस L का कोई वैल्यू ही नहीं रहे, मतलब वो क्या हो जाए 0। तो E बराबर कितना हो जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये दो क्या हो गया कैंसिल। तो E बराबर कितना हो गया KP अपॉन R3। दिस इज द इंटेंसिटी, यही है इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजिशन। मतलब कि जब निरक्षीय स्थिति में कोई भी बिंदु रहे r डिस्टेंस पे, तो विद्युत द्विध्रुव के द्वारा तीव्रता कितनी लगेगी KP अपॉन R3। यदि आप K का वैल्यू रख दे और अच्छे से लिख ले तो E इजकल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R3। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, हमको लग रहा है कि बहुत आसान वे में, बहुत इजी वे में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब इसी को हम लोग ना पिछले वीडियो में जो हम लोग डेरिवेशन किए थे उससे कंपैरिजन करते हैं। अक्षीय स्थिति में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर हम लिखते हैं अक्षीय स्थिति में E इजकल टू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R3। ठीक है ना, क्या हो रहा है अक्षीय स्थिति में 2P अपॉन R3, यहाँ पे कितना है P अपॉन R3। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितनी अक्षीय स्थिति में तीव्रता होती है, निरक्षीय स्थिति में उसकी क्या होती है आधी होती है। ठीक है ना। तो ये बात ना आप पॉइंट में नोट करके लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के द्वारा लगने वाली तीव्रता अक्षीय स्थिति में लगने वाली तीव्रता की क्या होती है आधी होती है। ठीक है। उसी बात को आप उल्टा के बोल सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के द्वारा लगने वाली तीव्रता निरक्षीय स्थिति में लगने वाली तीव्रता की क्या होती है दुगनी होती है। ठीक है बच्चों, तो हम अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान वे में किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ रहे हैं किसी भी स्थिति में। ठीक है बच्चों, तब तक इसको अच्छे से देखें, यदि कहीं डाउट हो तो कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।